आइए आज हम एक नए चैप्टर का डिस्कस करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर है सर्कल। ये सर्कल जो है इसको वृत्त नाम से जानते हैं और दैट इज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th में। और एक्चुअली इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम समझते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मदद करेंगी और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फंक्शन, क्या सिस्टम्स इसमें लगते हैं और थ्योरम्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनका डिस्कस हम करेंगे जो बोर्ड में भी आई हैं। और वैसे आपको बता दें, हम सर्कल आपने पढ़ रखा है, डेफिनेशन तो पता ही है सर्कल की क्या है, रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, केंद्र क्या होता है, ये सब बातें आपने नॉर्मली पढ़ रखी हैं। सर्कल्स में इतनी बातों को आपको बताना नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मली बातों को आप उतनी बातों को जानते हैं, उतनी बातों से वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो सर्कल है, सर्कल जो होता है वो एक गोल शेप का रिंग जैसा पार्ट होता है जिसमें एक सेंटर होता है। ये बात आपको पता है। दुनिया भी गोल है, हम भी गोल हैं, सारी बातें गोल हैं, क्योंकि गोल हैं तभी सब कुछ संभव है कि नहीं। आज आप जो कर रहे हो कल वो आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि गोल है, क्योंकि गोल ही शेप में किसी चीज़ का मिलना संभव है। अगर गोल नहीं है तो फिर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सीधे सीधे चला जाए, सीधे स्ट्रेट लाइन में चला जाए तो उसका मुलाकात कभी किसी से होगी ही नहीं। तो इसका मतलब है बातें गोल हैं, दुनिया गोल है, जिसमें हम रहते हैं वही गोल है, तो हमारी सारी बातें गोल गोल चलती हैं। गोल गोल चलती हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। अगर आज हम किसी को गलत कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसके साथ, तो कल हमारे साथ भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो सर्कल जैसा घूमता है और हम सर्कल में हैं ही, तो हमारी बातें भी सर्कल जैसी घूमती है और सर्कल जैसी घूमती है तो कल नहीं कल नहीं परसों या फिर आने वाले दिन आपको वो ज़रूर मिलेगी। आपके जो है कर्तव्य के रूप में वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, आप जैसे किए रहोगे। तो इसलिए सारी बातें गोल है तो हम गोल को ही समझते हैं कि गोल क्या है, कैसे होता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल वैसे आपको बता दें कि क्लास 10 में जो बातें हैं इसमें थ्योरम्स वगैरह है, प्रमेय वगैरह है, इनको सबको प्रूफ ऐड करना रहेगा। इसी से रिलेटेड दो एक्सरसाइज है जिसका नाम 10.1 एंड 10.2 है। 10.1 एंड 10.2 आप में एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मोस्टली हर बार यूपी बोर्ड पूछता है। आपको बता दें कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। क्लास 11th में भी सर्कल चैप्टर पढ़ना है, क्लास 11th में सर्कल चैप्टर पढ़ना है और एक सर्कल आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो 10th में क्या बातें पढ़ोगे, 11th में क्या बातें पढ़ोगे, दोनों में क्या अंतर है या वही चीज़ें आप पढ़ते रहोगे। क्लास 11 में भी सर्कल है, क्लास 10 में भी सर्कल है। इसका मतलब है क्लास 10 के सर्कल से कहीं ज़्यादा मतलब या कुछ ज़्यादा बात को ढूंढना रहेगा क्लास 11 में। तो हाँ भैया, क्लास 10 के चैप्टर से कुछ अलग ही चैप्टर आपको क्लास 11 में मिलेगा। मतलब क्लास 10 के जो सर्कल है उसी सर्कल में वही चीज़ रहेगा, बस बात यह है कि थोड़ा सिलेबस अलग हो जाएगा और उसकी बात को हम करेंगे कि उसके नाम का परिचय करेंगे कि किस किस डायरेक्शन में अगर हम सर्कल्स को खिंचाते हैं या बनाते हैं तो उसका नाम किस प्रकार अलग हो जाता है। इस बात को उसमें हम समझेंगे क्लास 11 में। और उससे रेडियस कैसे निकाला जाता है, किसी के नाम के थ्रू किसी के सेंटर को कैसे निकाला जाता है सर्कल को, ये क्लास 11th में बखूबी सीखेंगे। हालांकि अभी आपको इतनी ज़्यादा बातों को नहीं सीखना है, उसके नाम पे चर्चा नहीं करनी है। और जानते ही हो क्या है, कोई एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट दूरी मान करके चला गया, उसके मतलब कांस्टेंट दूरी मान करके चला गया पथ या बिंदुओं का वो रास्ता जो आपको दिखेगा वो आपका सर्कल कहलाएगा। हमारा कहना है कि आप एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए,
वहाँ से एक कांस्टेंट दूरी लगा लीजिए के, और इस के कांस्टेंट दूरी से एक ऐसा पथ निर्माण करिए, वो पथ आपको ऐसे नजर आएगा और ये पथ आपका क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, है कि नहीं। ये आपको बताया गया है और यही बात होती भी है सर्कल में कि एक निश्चित पॉइंट, कोई कांस्टेंट पॉइंट से आप एक कांस्टेंट दूरी लगा करके उस दूरी से चारों तरफ चला गया बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है, जिसे वृत्त नाम से जानते हैं। हिंदी में वृत्त बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। तो आपको ये बात आपको पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। आपको कुछ बता दें, ये है सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली लाइन जो दोनों इस पेरीमीटर को, जिसको बोलते हैं परिधि को मिला दे, तो आप कहोगे कि ये लाइन जो है वो लाइन आपकी व्यास होगी, है कि नहीं। व्यास को बोलते हैं क्या, व्यास है आपका ये, ठीक है, डायमीटर जिसको बोलते हैं, डायमीटर, ये आपका व्यास हो गया। और जीवा कहीं भी वो क्या होती है, सेंटर से होकर नहीं जाती है, उसको आपको चार्ट बोलते हैं, ठीक है, चार्ट। तो ये सब बातें हैं, इसको जीवा कहेंगे हिंदी में, इसको कहेंगे व्यास, इसको कहेंगे केंद्र। ये सब बातें आपको लॉजिकली क्लास 6, 7, 8 में ही बता दी जाती है कि, और व्यास में दो आपके क्या होते हैं, डायमीटर को डी से, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, और एक डायमीटर में दो ठो रेडियस लगी होती हैं, इसको बोलते हैं आर, स्मॉल आर, इसको भी बोलते हैं आर। मतलब सेंटर से परिधि को मिलाने वाली लाइन चाहे जहाँ पे भी हो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती, वो रेडियस कहलाती है। ये रेडियस है आपकी, तो रेडियस को बोलेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है पता चला ना, त्रिज्या है किसी मतलब सेंटर से परिधि को मिलाने वाली चाहे जहाँ वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। एक सर्कल में कई त्रिज्याएं आप खींच सकते हो, सेंटर से परिधि को मिला दीजिए, सारी क्या हो जाएंगी, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब आपकी रेडियस हो जाएंगी, है कि नहीं, त्रिज्याएं जिसको कहते हैं, ये सब हो जाएंगी। तो ये सब बातें बेसिक आपने सीख रखा है। चलो थोड़ा थोड़ा हम आपको परिचय बता दें, क्लास 11 में भी क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सेंटर के नाम से मतलब सर्कल के नाम से आप वाकिफ़ हैं क्लास 6, 7, 8 में। तो इसको हम हटा दें, थोड़ा थोड़ा आपको 11 का भी परिचय बता देते हैं। फिर उसके बाद हम क्लास 10 के 10.1 की एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे, और फिर प्रमेय नंबर 2 को सिद्ध करेंगे, और 10.2 को सीखेंगे, और 10.1 और 10.2 आपको पूर्णतया पढ़ना है। और उससे 1 या 2 सवालें आपके बोर्ड के लिए, चाहे 1 नंबर की, चाहे 2 नंबर की, चाहे 4 नंबर की आ सकती हैं। तो गेम इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, आओ सीखते हैं। हम आपको एक पॉइंट मान लेते हैं, वो है h, k। क्या मान लें, h, k। आपने जो अभी तक फिक्स पॉइंट माना था ना, जहाँ से आपने एक कांस्टेंट दूरी लगानी है, उसको हम h, k मान लिए हैं। कोई ये आपका बिंदु है, इससे a मीटर की दूरी पर या a मीटर हमने ले लिया, और एक कांस्टेंट दूरी ले करके चारों तरफ उन बिंदुओं को ढूंढा जो बिंदु इसके एरिया मतलब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में मिले आपको। तो आपने चारों तरफ ऐसा रास्ता ढूंढा, और ऐसा ढूंढते समय एक रास्ता क्रिएट हुआ, इस रास्ते का नाम सर्कल कहा, और इस पॉइंट को हमने x, y मान लिया। और हम कह रहे हैं कि जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है वो आपका a मीटर है, और दूरी निकालने का फार्मूला क्या है,
तो आप कहोगे x2 माइनस x1, मतलब यहाँ पे कह दो x1 y1 दैट इज x1 y1, और ये क्या है x2 y2। ये आपने दो कोऑर्डिनेट ले लिया, और दो कोऑर्डिनेट ले लिया, हम कहें कि ये डिस्टेंस ही तो है, ये आपका जो a है, ये आपका मतलब जो रेडियस है, रेडियस का अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, इसका नाम p ले लें, इसका नाम q ले लें, और p से q की अगर दूरी निकालें तो क्या निकालेंगे, तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, डिस्टेंस बिटवीन p q। तो आप कहोगे क्या होगा, तो देखो हम कहेंगे कि y2 माइनस y1 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि दूरी निकालनी है, यही तो फार्मूला होता है। तो आप कहोगे ठीक है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, इसका लगा दें होल स्क्वायर, ऐसा कर दें। तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन p टू q कितना है, तो कहोगे a है, हम a लिख दिए, a इक्वल टू, क्योंकि p से लेकर के q तक की जो दूरी है वो आपकी a है, लगा दिए। रूट के अंदर x2 का मान कितना है, तो आप कहोगे x है, और x1 का मान कितना है, तो आप कहोगे h है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2, तो आप कहोगे y2 क्या है, तो केवल y है, y माइनस y1 क्या है, तो आप कहोगे k है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो। और इसको हल करेंगे ना, तो ये रूटवा इधर आएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर किसके, x स्क्वायर और कितना प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh, हल कर दिए हैं। इसको हल करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस कितना k स्क्वायर माइनस 2ky, ऐसा हो जाएगा। और इसको सही से रूप से सॉल्व करोगे, एकदम बेहतरीन रूप से सॉल्व करोगे लास्ट तक में, तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कुछ मान लेंगे जो काम गड़बड़ करेगा, और ये वाला जो इक्वेशन है उसको सरल करने के बाद आएगा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं, जो क्लास 11 में बखूबी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आएगा। अभी इसमें भी लॉजिक लगेगा, क्योंकि g का मान कुछ अलग माना जाता है, f का मान कुछ अलग माना जाता है। इस इक्वेशन से जो रेडियस आएगी ना, इस इक्वेशन से जो रेडियस पूछी जाती है, रेडियस त्रिज्या को निकाला जाता है रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये आपका हो जाता है। और जो आपका यहाँ से सेंटर होता है ना, सेंटर, वो आपका होता है ब्रैकेट के अंदर माइनस g कॉमा माइनस f। ऐसा करके आपको क्लास 11th में इस बात को वाकिफ किया है। हालांकि आप इतने लंबे के तरीके के अभी चर्चा में नहीं रहेंगे, हम आपको थोड़ा सा बता दिए थे कि ऐसा होता है। ये नाम है सर्कल का, ओरिजिनल नाम जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हटा दें, इस सब की बात की चर्चा हमको नहीं करनी है। अलग अलग दिशा में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम होंगे, है कि नहीं। जैसे आपके ही कई नाम हैं, आपको अलग अलग नामों से जाना जाता होगा, तो वैसे इस सर्कल का अभी कोई फिक्स नहीं है कहाँ पे है, ये किस एरिया में स्थित है, कहाँ पे इसका पोजीशन है, ये सब बातों को नहीं डिस्कस किया गया है। अगर जैसे पोजीशन की बात करें तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपका ये मूल बिंदु है 0,0, किसी सर्कल का केंद्र जो है ना वो मूल बिंदु हो, तो ऐसा करके सर्कल जाएगा, ऐसा करके जाएगा कि नहीं। ये क्या है, इस सर्कल में जो सेंटर है ना वो 0,0 है, सेंटर इज अ ओरिजिन, है कि नहीं। मतलब 0,0 इसका क्या है, सेंटर है इस सर्कल का। अगर आप ऐसे कह दो, इसका नाम अलग होगा। अगर आप ऐसे कह दो कि मतलब सर्कल जो है वो ऐसे करके है, ऐसे करके, ऐसे,
तो आप कहोगे कि ये कौन सा सर्कल है, तो आप कहोगे कि ये सर्कल वो सर्कल है जो क्या कर रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब टच ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को छूता हुआ सर्कल है, इसका नाम अलग होगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस को टच करेगा, ऐसा करके सर्कल हो सकता है, ऐसा करके थोड़ा ऐसा सर्कल जैसा लगे भाई, ये आपका सर्कल, ऐसा सर्कल हो सकता है। ये वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसका नाम अलग हो जाएगा। हो सकता है दोनों को टच करे, ऐसा भी हो सकता है पासिंग थ्रू ऑन द ओरिजिन, ऐसा हो सके, मतलब ऐसा भी सर्कल हो सकता है कि इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, एक्स एक्सिस को भी टच करे, वाई को भी टच करे, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। मतलब सर्कल हुज सर्कल पासिंग थ्रू ऑन द ओरिजिन, ऐसा भी हो सकता है, केवल केंद्र से होकर के जाए, ये केंद्र से होकर के जाता है ये सर्कल, और दोनों साइड इंटरसेक्ट निकालता है, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्र, ये बोलते हैं। एक्स एक्सिस पर भी कटा भाग, वाई एक्सिस पे भी कटा भाग। तो ऐसे करके आपके अलग अलग वैरायटी के सर्कल होंगे, इन सर्कलों का अपना अलग से नाम होगा। उन सब बातों को क्लास 11 में बखूबी पढ़ेंगे। हम लौटते हैं अपने सिलेबस क्लास 10 की तरफ, और 10 में क्या क्या पढ़ना है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी चैप्टर लॉन्ग है, सर्कल आसान नहीं है, अभी आपको बहुत चीज़ें सर्कल में सीखनी है जो क्लास 11 में मैथ लेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि हमने बेसिक जरूर बता दिया। इस सर्कल की बहुत चर्चा होती है। इसमें अगर हम इसको देखें तो ये 0,0 है, और 0,0 क्या है, तो आप कहोगे h, के जो हमने माना था वो h बराबर 0 हो गया, और कितना k बराबर 0 हो गया। अगर हम इसी बिंदु को माने, ये वाला बिंदु है तब, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर हम इसको x, y मान लें, तो आप कहोगे कि ये वाला पॉइंट तो सेम है, बस जहाँ जहाँ 0 रखना है, मतलब यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। अगर ये और ये 0 हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, मतलब यहाँ पे हमने 0 बना दिया और यहाँ पे 0 बना दिया, तो इसका मतलब x - 0 मतलब x, y - 0 मतलब y, और ये रूटवा इधर आया तो हो गया a² इक्वल टू कितना, x² प्लस y²। अब आप कहोगे कि a क्या था, तो a था रेडियस। हम रेडियस को अगर r मान लें यहाँ पे, तो ये केवल r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सर्कल का जो नाम है वो बखूबी लिया जाता है x² प्लस y² इक्वल टू कितना, r²। तो आप कहोगे r क्या है, तो r आपका रेडियस है कि नहीं, सेंटर 0,0 है। ऐसे नाम्स का जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है, लेकिन इसका सेंटर h, k है कि नहीं, तो इसका 0,0 है, r रेडियस है, तो x² प्लस y² इक्वल टू r²। दैट इज सर्कल हुज सर्कल, जिसका मतलब जिस सर्कल का क्या हो, ओरिजिन सेंटर हो, मतलब ये जो आपका मूल बिंदु है वो आपका सेंटर हो, उस सर्कल का इक्वेशन का नाम जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, वो x² प्लस y² इक्वल टू r², जहाँ पे r क्या होगी, रेडियस होगी। ये क्लास 11 में बातों का डिस्कस है, हम आगे चलते हैं क्लास 10 की तरफ। लेकिन इतनी बेसिक जानकारी जरूर रहे आपको, क्योंकि कभी कभी ये इक्वेशन आ जाता है तो आपको कहा जाता है ये सर्कल का इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन आ जाता है, तो आप नाम से परिचित रहिए कि ऐसा इक्वेशन देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये गोला वाला, ऐसे गोला कुछ बनेगा, इस सर्कल का नाम रहेगा तो ऐसा गोला बनेगा जिसका सेंटर क्या है, 0,0। ऐसी बात को आपको चर्चा में रहनी चाहिए। ये बखूबी यूज किया जाता है इक्वेशन, आप समझ लीजिए कि ये आपको कभी काफ़ी चैप्टरों में देखने को मिलेगा, जो x² प्लस y² इक्वल टू a² या फिर x² के नाम से देखा जाएगा, a² या फिर r² के नाम से। तो आप इसको सर्कल मानिएगा, ये पासिंग हुज सेंटर इज ओरिजिन इसमें रहेगा, और सारे क्रियात्मक आपके ढंग के बताए गए हैं, सेंटर किस और सर्कल किस किस रूप में होंगे, तो सबके अलग अलग इक्वेशन होंगे। हम चर्चा करते हैं क्लास 10 में कि क्लास 10 में हमको क्या बातें पढ़नी है, कौन कौन सी थ्योरम सिद्ध करनी है, और कौन सी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के लिए हम चल रहे हैं कराने। आप प्रमेय को देखिए, ऐसी 2 प्रमेय हैं जो बोर्ड में बहुत बार पूछी गई हैं, उनसे लॉजिकली क्वेश्चन भी लगता है। 2 प्रमेय करा देने के बाद आपका 10.1 और 10.2 फ्री हो सकता है, मतलब कंप्लीट हो सकता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं जरा क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है। तो
तो क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपका क्या है, चैप्टर 10th। ये चैप्टर का नाम है सर्कल। क्या नाम है, सर्कल। इसमें क्या क्या बातें पढ़नी है, तो आप कहोगे पहला स्पर्श रेखा क्या होती है, क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा। दूसरा पढ़ना है छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है। तीसरा पढ़ना है कि अस्पर्श रेखा किसके कहते हैं, या ये कौन सी रेखा होती है जो अस्पर्श रेखा होती है, अस्पर्श रेखा। इन तीनों बातों को पढ़ेंगे। स्पर्श को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, ठीक है, और छेदक को बोलते हैं सेकंड लाइन, और ये आपकी एक प्रकार की लाइन होती है जो स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। ऐसे आपके इन तीनों बातों को पढ़ना है। तो आओ देखते हैं स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा सर्कल की वह रेखा होती है जो सर्कल के परिधि के एक बिंदु से होकर के जाती है। मतलब सर्कल के ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु को टच करके कोई लाइन जाएगी तो वो लाइन स्पर्श लाइन कहलाएगी। किसका, सर्कल का। तो आप कहोगे कि एक सर्कल है ऐसे करके, ठीक, मान लो एक सर्कल है, गोला सा बनाते हैं जरा, ये एक सर्कल है। सर्कल में ऊपर देखो कई बिंदुओं से मिलकर के, बिंदुओं का पथ ही तो है सर्कल, मतलब इसके परिधि पे पता नहीं कितने बिंदु हैं। हम कहते हैं किसी एक बिंदु से टच होकर के एक लाइन जाए ऐसे करके, तो आप कहोगे कि ये सर्कल की जो ये लाइन है, इस लाइन का नाम अगर हम PQ मान लें, तो इस समय केंद्र O वाले सर्कल का जो PQ लाइन है वो स्पर्श रेखा है। इसका मतलब स्पर्श रेखा क्या हुई कि सर्कल के ऊपर कोई एक बिंदु से टच होकर के अगर कोई लाइन जाती है तो आप कहोगे क्या है, वो स्पर्श रेखा है। लेकिन जाने की भी कंडीशन है, वो एक ही लाइनिया से जाए और एक ही बार काटे, ये नहीं कि दो पॉइंट पर अलग अलग सिचुएशन में काटे। हम कह रहे हैं किसी सर्कल को एक लाइन पर, एक बिंदु पर कोई लाइन टच करे, या एक लाइन एक बिंदु से काटती हुई कोई लाइन जाए, तो आप समझ लीजिए वो कौन सी लाइन है, स्पर्श रेखा है। क्योंकि सर्कल को अगर कोई लाइन ऐसे काटेगी ना तो उसमें दो बिंदु ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आप कह दो कि ये बिंदु है, अगर इस बिंदु से निकल के छू करके कोई लाइन जाएगी ना तो वो अंदरवा कहीं काटेगी ही नहीं, मतलब ऐसे होकर के चली जाएगी एकदम एग्जैक्टली, वो काटने के चांस ही नहीं पाएगी। अगर छूती हुई जाएगी तब है वो एक बिंदु से टच होकर के जाएगी, ऐसा ही संभव है। अगर थोड़ा सा अंदर हुई नहीं कि वो दो बिंदु पर काटना चालू कर देगी, और दो बिंदु पर काटेगी तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। हमने कहा काटे, हमने कहा सर्कल को काटे, लेकिन एक ही बिंदु पे काटे, चाहे यहाँ काटे, चाहे और अगवा काटती, चाहे यहाँ काटती, लेकिन एक ही बिंदु से टच होकर के या काटती हुई जाए, वो रेखा कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। एक सर्कल में कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए कि एक सर्कल में, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि जितने बिंदु हैं उतने तो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। तो एक पॉइंट आपका ये निकल गया कि हाँ भैया, अगर सर्कल के ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं, वैसे बिंदुओं का पथ ही तो सर्कल है, तो मान लो अगर बहुत सारे बिंदु हैं तो किसी भी बिंदु से रेखा अलग अलग तरीके से खींची जा सकती है। तो इसका मतलब है बहुत सारे बिंदु हैं, बिंदु अनंत हैं, अनंत बिंदुओं का पथ है सर्कल, तो अनंत रेखाएं स्पर्श खींची जा सकती हैं। तो एक सर्कल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती
है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली ये है, हम तो कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हो कि स्पर्श रेखाएं बहुत सारी खींची जा सकती हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सर्कल के किसी एक बिंदु से, सर्कल के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप कहोगे कि सर्कल के केवल एक बिंदु से केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं और कोई रेखा उससे नहीं खींची जा सकती। मतलब एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बात का वर्णन है कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जो संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती होते हैं। मतलब स्पर्श रेखा एक ऐसी दशा है कि यहाँ के बाद इधर का और इधर का समान भाग में काटती है ना, ऐसा प्रतिच्छेद करती है कि ये वाला अनुपात ये वाले अनुपात के बराबर होता है कि नहीं? ये भी बात दर्शाई गई है। और भी बात बताई गई है कि आप किसी वृत्त के स्पर्श रेखा जो उसे कितने बिंदुओं पे काटती है, तो आप कहोगे कि ये बहुत बिंदुओं से होकर के जा सकती है। आप स्पर्श रेखाएं जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। तो बिंदुओं की कमी नहीं इनके पथों पर, तो स्पर्श रेखाओं की भी कमी नहीं है। लेकिन एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा जा सकती है, उससे और स्पर्श रेखाएं ले जाओगे ना तो आपको काटती हुई नजर आएंगी। ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो सभी एक ही लाइनियाँ तो हैं, एक ही रेखा है वो। अगर एक बिंदु से गई है तो वो चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे जाए, वो तो एक ही रेखा है ना। तो आप इस तरीके से बात को समझिएगा। अब हम कह दें ठीक है, आपने स्पर्श रेखा को समझ लिया, आगे हटा दें, आगे देखते हैं। हम कह रहे हैं छेदक रेखा क्या है। तो आप कहोगे कि सर्कल को, ऐसी रेखा जो सर्कल को दो बिंदुओं पर काटे, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। मतलब एक सर्कल है ऐसे करके और एक रेखा ऐसे आ रही है, इसका नाम है यक्स और वाई, रेखा का नाम है यक्स और वाई। और यक्स वाई जो काम क्या कर रही है, वो दो बिंदुओं पर सर्कल को काट रही है। हमने बताया एकदम सट के नीचे नीचे जाएगी तब है वो, तो एक बिंदु से होकर जाएगी। और अगर थोड़ा सा भी अंदर हुई नहीं कि यहाँ पे भी काटने लगेगी, यहाँ पे भी काटने लगेगी, मतलब लाइन ऐसे हो जाएगी ऐसे, तब भी तो ये वाली लाइनियाँ क्या है, ये लाइनियाँ छेदक रेखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी काटी, यहाँ पे भी काटी। अगर इससे थोड़ा सा और नीचे से जाती तो इस बिंदु से टच करके जाती, और इस बिंदु से टच करके जाती तो वो एक बिंदु पर काटती, एक बिंदु पे काटती तो वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती? स्पर्श रेखा। और दो बिंदु पे काटती है तो इसका मतलब छेदक रेखा है कि नहीं? और अस्पर्श रेखा वे रेखाएं होती हैं जो न काटें न एक को बिंदु से टच होकर जाएं, सर्कलवा से बाहर नजर आए। ऐसी रेखा कौन सी रेखा है? अस्पर्श रेखा है। कह लो एक सेंटर, एक सर्कल है और इस तरीके से कोई लाइन जाए, ये लाइन अस्पर्श लाइन कहलाएगी। मतलब इसका ताल्लुक किसी प्रकार से सर्कल से नहीं है। इस रेखा का ताल्लुक जो है ना, इस सेंटर ओ वाले सर्कल से किसी प्रकार का नहीं है, तो ऐसी रेखा अस्पर्श रेखा कहलाती है। इन्हीं तीनों रेखाओं का जिक्र है आपके सिलेबस 10th वाले चैप्टर सर्कल में। आइए हम कुछ थ्योरम्स को समझते हैं। ये लाइनें हमें एक थ्योरम प्रदान करती हैं। ये स्पर्श रेखा आपको एक थ्योरम देती है, एक थ्योरम का रूप लेती है कि क्या एक स्पर्श रेखा मान लो खींच दें और एक सेंटर से कोई एक त्रिज्या खींच दें उस स्पर्श रेखा पर, तो कहते हैं कि वो स्पर्श रेखा पर वो वाली त्रिज्या लंब होगी। इस बात को सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि लंब होगी तो 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री बनेगा तो वो रेखा दूसरे रेखा पर लंब कहलाती है। चलो इस थ्योरम को भी देख लेते हैं, कौन सी प्रमेय है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आती बहुत बार है, इसी से रिलेटेड 10.1 के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप देखिए जरा वो थ्योरम से कौन सी थ्योरम है। थ्योरम है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, प्रमेय नंबर 10.1 डाल लीजिए, प्रमेय 10.1। देखिए क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के हम लिख दे रहे हैं, आप देखिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, जाने वाली त्रिज्या पर, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलो इस बात को सीखते हैं कि लंब होती है तो कौन वाली बिंदु है, ऐसा क्या है जो ऐसा होता है। आइए देखते हैं इस बात को, ठीक है। ये बिंदु है, आप समझिएगा, ये है बिंदु, ऐसे करके। आइए इस थ्योरम को समझते हैं। क्या थ्योरम है, हम कह रहे हैं किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो एक हम सर्कल लगाते हैं ऐसे करके, दैट इज सर्कल। और सर्कल ऐसा बनाइए, थोड़ा गोला टाइप का बने, ये आपका सर्कल है, गोला टाइप का दिखा। इस सर्कल के मान लो इस बिंदु से कोई एक स्पर्श रेखा जा रही है ऐसे करके, ठीक है ये। और हम कह रहे हैं कि ये आपकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का नाम हम कुछ ले लें, स्पर्श रेखा का नाम ले लेते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई दो स्पर्श रेखा है, मतलब एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम एक्स और वाई डाला है, कैपिटल वाई मान लीजिए, ऐसा करके। अब आप देखिए इस सर्कल का केंद्र जो है वो है O, ऐसा करके है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, हमने एक बिंदु मान लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मतलब यहां से कोई एक त्रिज्या जाएगी, तो त्रिज्या जाती कहां है, तो सेंटर पे जाती है, क्योंकि सेंटर से परिधि को मिलनमय वाली लाइन तो त्रिज्या है। मतलब सेंटरवा से परिधिया को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा है, त्रिज्या है। तो इसका मतलब सेंटर से परिधि तक का कोई रास्ता अगर तय है तो वो त्रिज्या ही तय करेगी। इसका मतलब है कि जो स्पर्श बिंदु है, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का जो बिंदु है, वो बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, जाने वाली रेखा जो त्रिज्या पे जाती, मतलब त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या क्या है, इस वाले स्पर्श लाइन पर लंब है, इस बात को दर्शाया। मतलब ऐसे एक लाइन है, मान लो ये बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु से जाने वाली ये वाली जो रेखा है इसका नाम त्रिज्या है, और ये क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है, किस पर, एक्स और वाई पर। ये बात बताई गई है। चलो लिखते हैं। पहले आपको डालना है गिवन, क्या चीज आपको दिया गया है। गिवन में लिखना है कि O वाले केंद्र पर, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र
ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में ये बिंदु को हम मान लें P। ओ केंद्र वाले वृत्त में स्पर्श मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त में बिंदु P पर कोई रेखा XY स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ऐसा कहेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो किस XY रेखा बिंदु P से होकर के जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इतनी बात आपको पता चली। इसके बाद दिया में क्या लिखोगे, बस इतनी बात बहुत है दिया में लिखने के लिए। दिया है में इतनी बात बहुत है कि इसमें लिखना है केंद्र O वाले वृत्त में एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी गई है, मतलब बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा है, ये बात को बता दिया है। चलो ठीक है, ये बात दिया है। प्रूफ क्या करना है, लगाओ प्रूफ डेट का, प्रूव्ड डेट। तो प्रूव्ड डेट क्या करना है, तो आप कहोगे कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध ये चीज करना है कि OP परपेंडिकुलर है किस पर, X और Y पर, तो OP लंब है किस पर, X और Y पर। ये बात को करना है सिद्ध, इस बात को सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि एक रचना करना है, एक रचना कंटेक्शन, रचना क्या करना है जरा देखिए। आप क्या काम करना, XY पर P बिंदु पर XY स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, जो स्पर्श रेखा है। हम कह रहे हैं कि XY स्पर्श रेखा पर P के अलावा कोई बिंदु क्यों मानते हैं। यहां पे लिखिए XY स्पर्श रेखा पर XY स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यों लिया तथा क्यों को O से मिलाया। क्या किया, क्यों को O से मिलाया, तो आपने ऐसे मिला दिया, तो आपकी एक रेखा बन गई OQ, है कि नहीं। अगर आप समझिए, अगर क्यों बाहर ना होता, क्यों सर्कल के अंदर होता, तो ये XY रेखा ना स्पर्श रेखा ना कहलाती, छेदक रेखा बन जाती, ऐसा होता। मतलब ये आपकी रचना हो गई। अब आप डालिए सॉल्यूशन डायरेक्ट कि क्या बात का हमको निष्कर्ष निकालना है। आप लिखोगे ओ केंद्र वाले वृत्त में P पर कोई स्पर्श रेखा XY है, बगल लिख देना दिया है। क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त में P पर कोई स्पर्श रेखा XY है, XY पर P के अलावा कोई बिंदु क्यों है। XY पर P के अतिरिक्त
P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q है जो वृत्त के बाहर स्थित है, जो कहाँ है, जो वृत्त के बाहर स्थित है। इस बात को नोटिस करोगे कि हाँ भैया कोई बिंदु P मतलब Q हमने लिया, वो कहाँ है, P से बाहर है। इसलिए मतलब P से बाहर कौन है, Q है। यदि Q, यहां पे लिख दो, यदि Q वृत्त के अंदर होता, यदि Q वृत्त के अंदर स्थित होता तब XY एक छेदक रेखा कहलाती, तब XY एक छेदक रेखा कहलाती। ऐसी थ्योरी लिखना है आपको। जब यही बिंदु Q अगर यहां ना होता, सर्कल के अंदर होता, मतलब सर्कल पे होता, तो अभी तो कह रहे हैं स्पर्श रेखा पे तो हमने क्यों माना है, तो इसका मतलब स्पर्श रेखा ऐसे जाती और यहां पे भी काटती, यहां पे भी काटती, तो वो छेदक रेखा कहलाती। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, स्पर्श रेखा मतलब तो क्या कहलाती, ये कहलाती एक प्रकार की छेदक। जब छेदक कहलाती, छेदक होती, लेकिन वह स्पर्श रेखा, छेदक मतलब क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। लेकिन XY एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, छेदक नहीं कहलाएगी। हमने ऐसा एज्यूम माना, ऐसा एज्यूम डेट किया कि हाँ अगर क्यों यहाँ ना होता, यहाँ होता, तो XY आपकी क्या बनती, स्पर्श रेखा बनती, वो मतलब छेदक रेखा बनती। हालांकि ठीक है, यहाँ के बाद लिखना, इस बात को ऊपर की हटा दें क्योंकि अभी लंबा प्रोसेस है, इसको हटा दें, हमको सिद्ध इतना करना है, इस दिया हुआ को और प्रमेय को हटा देते हैं और आगे कुछ लॉजिक को इसको समझते हैं किस प्रकार ऐसा प्रूफ डेट किया है। इसमें लिखना है, अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। अब आप कहोगे कि Q से मतलब P से Q क्या है, दूर पर है, और दूर पर है तो इसका मतलब ये जो O से P की दूरी है ना, ये वाली, वो इसकी अपेक्षा छोटी है। किसके, OQ की अपेक्षा छोटी है। तो आप कहोगे कि OP त्रिज्या, यहां पे लिखोगे अतः OP त्रिज्या, OP त्रिज्या, भाई अगर ये Q ऑन द सर्कल होता तभी तो OQ OP के बराबर होता, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या होती, त्रिज्या होती। अब ये त्रिज्या से भी ज्यादा बढ़ गई है, इतना ज्यादा गैपिंग आ गई है। इसका मतलब त्रिज्या कहां से कहां तक होती, मतलब OP के बराबर ये सारी लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, ये वाली लाइनें जो परिधि को टच करे, परिधि से बाहर निकली नहीं कि OP से बड़ी हुई। तो इसका मतलब OP त्रिज्या क्या है, OQ से छोटी है कि नहीं छोटी, OQ से छोटी है। और बात सही है, मतलब OP क्या है, OP इज लेस देन, OP क्या है, छोटी है, OP क्या है, छोटी है। कौन बड़ी है, तो कहोगे OQ, है कि नहीं, OP, या फिर ऐसे कह दो OQ ग्रेटर देन OP, OQ ग्रेटर देन OP। OP जो है मतलब OQ जो है वो OP से बड़ा है, इस बात को कह सकते हैं हम। यहां के बाद एक लॉजिक हम आपको समझाते हैं और थोड़ी सी थ्योरी लिख करके इस बात को सिद्ध कर लेंगे। आप देखिएगा हम क्या लॉजिक समझाना चाहते हैं, जो इस मैटर से ये मैटर निकाला, किस तरीके से निकाला जरा समझते हैं। हम आपको एक बिंदु बता दें कि OP बिंदु O से XY पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा न्यूनतम दूरी तय करेगा, इसलिए OP XY पर क्या होगा, मतलब
90 डिग्री क्रिएट करेगा। जरा इस बात को समझिए, हम कह दें कोई एक लाइन है और कोई एक बिंदु है, बिंदु का नाम O मान लें। इस लाइन पर, लाइन क्या होता है, बिंदुओं का पथ होता है। इसमें न जाने कितने बिंदु हैं जो लाइन बनाते हैं। एक बिंदु से हर एक बिंदु की, मतलब लाइन के हर एक बिंदु की अगर हम डिस्टेंस निकालें, इस बिंदु का निकाल लें, इस बिंदु का निकाल लें, इस बिंदु का निकाल लें, ऐसे कई न जाने कितने बिंदु हैं, ऐसे इस बिंदु का निकाल लें, इस बिंदु का निकाल लें, इस बिंदु का निकाल लें, ये लाइनें पे हैं, सारी लाइनें पे हैं। यहाँ पे भी कोई बिंदु होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लें। मतलब हर एक लाइन पर हर एक बिंदु का अगर इस बिंदु O से डिस्टेंस निकालें, मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये सारे बिंदु हैं, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है, P7 है, P8 है, P9 है, ऐसे करके सारे बहुत सारे बिंदु हैं जो लाइनों में मिलकर के बने हैं। मतलब लाइन बिंदुओं का पथ है, ऐसा कहा जाता है। तो हर एक बिंदु, हर एक कण का अगर इस जीरो से वैल्यू, मतलब डिस्टेंस निकालोगे, तो सारी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी डिस्टेंस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस वाली डिस्टेंस, इसके जस्ट सामने वाले बिंदु से, जो एकदम सामने, इसके जस्ट सामने एकदम बिंदु है, इस वाले बिंदु के डिस्टेंस से सारी डिस्टेंस बड़ी होंगी। मतलब इस वाले डिस्टेंस से सभी डिस्टेंस बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि इस वाले बिंदु से सबसे नजदीक बिंदु यही इसके सामने वाला बिंदु होता है। इसके बाहर जितने बिंदु हैं सब बढ़ना चालू कर देंगे, मतलब लेंथ, मतलब डिस्टेंस बराबर बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब है केवल जिस पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट का निकाल रहे हो डिस्टेंस, इस पॉइंट के जस्ट नीचे वाला ही बिंदु इसकी न्यूनतम दूरी कहलाएगा। मतलब O5 सबसे लेस देन दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी होगी, सबसे छोटी दूरी होगी, है कि नहीं? किससे? OP से, OP1 से, OP2 से, OP3 से, ऐसा करके सारे बिंदुओं या सारी दूरियों से ये वाली दूरी क्या होगी? लेस देन होगी, मतलब छोटी होगी। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे छोटी दूरी क्या बनाएगी? 90 बनाएगी, क्योंकि सबसे छोटी दूरी एकदम सीधी वाली रेखा पर आएगी, इससे थोड़ा सा भी आगे हुई नहीं कि दूरी बढ़ना चालू हुई। इससे ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, यहाँ से अगर अंदाजा हम दूरी का लगाएं तो बढ़ता हुआ जाएगा, इस साइड भी बढ़ता हुआ जाएगा। इसका मतलब इसके जस्ट समन्वय वाला बिंदु है जिस पर इन सब बिंदुओं की अपेक्षा इसकी दूरी कम रहेगी O से। तो आप कहोगे कि एकदम सीधा सीधा रहेगा, एकदम सीधा सीधा रहेगा, तो क्या क्रिएट करेगा? 90, जिसको क्या बोलेंगे? O जो है OP5 परपेंडिकुलर है किस पर? P से P9 तक। मतलब P1 और P9 जो आपकी लाइन है उस पर कौन परपेंडिकुलर है? तो OP5। इसका मतलब किसी बिंदु से किसी लाइन का सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? लंबवत होती है। इस बात को हम समझा दिए। जरा इसी बात को समझिए, हटा दें इस खेला को, इस मैटर को, जिस बात को हमने समझाया, और आप देखिएगा इस भाषा में हम समझते हैं। यहाँ पे आपका बिंदु O है, O से अगर हम इस P की दूरी निकालें तो सबसे छोटी दूरी होगी अन्य बिंदुओं की अपेक्षा। यहाँ पे कोई दूरी निकालोगे बढ़ेगी, यहाँ पे निकालोगे बढ़ेगी, यहाँ पे Q वाली निकाली हुई है तो ऑब्वियसली बड़ी है। ऐसे सारे बिंदु पर क्या होगा? इसका डिस्टेंस बढ़ता नजर आएगा। सबसे छोटा किस पर रहेगा? तो आप कहोगे O से P पर। तो इस कथन को कैसे लिखें? इस कथन को इस प्रकार लिखिए कि OP बिंदु O से, OP बिंदु O से XY पर, मतलब OP बिंदु कहां से? O से XY पर सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम दूरी होगी। XY पर
सबसे न्यूनतम दूरी होगी, अगर सबसे न्यूनतम दूरी होगी तो इसका मतलब ये है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, x और y पर। ये बात को हमने सिद्ध कर दिया। इस कथन से ये बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ भैया, अगर ये डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस छोटा है हर बिंदुओं से और वो लाइन पर है, तो इसका मतलब सबसे छोटकैया वाली लाइन क्या बनाएगी, 90 बनाएगी हर हाल में। इसलिए स्पर्श रेखा पर किसी बिंदु से जिस पर स्पर्श रेखा हो रही है उस बिंदु से अगर केंद्र को कोई लाइन मिलाएंगे तो वो लाइन क्या कहलाएगी, 90 कहलाएगी। इस प्रमेय में इस बात को सिद्ध किया गया है। आइए इस प्रमेय से एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। 10.1 इस प्रमेय पर ही आधारित है। 10.2 में एक नई प्रमेय है, उसका डिस्कस हम अलग से करेंगे वीडियो में। आप देखिए इसके कुछ क्वेश्चन एक आध दो ठो और 10.1 को खत्म करिए कि 10.1 आपका इस एक्सरसाइज से मतलब इस प्रमेय से खत्म होता नजर आएगा। आइए देखते हैं। और आपको बता दें ये थ्योरम इतनी बार बोर्ड में पूछी गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके आप रफ में कई बार कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करिएगा इसको, कोशिश करिएगा कि इसको जरूर पढ़ा जाए 2 से 3 बार, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट थ्योरम को ही कराएंगे, फर्जी चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे। यही कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन बने, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ें आप। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन की बात कर लें। इसमें है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या वाले एक वृत्त के, त्रिज्या वाले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा OQ PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से मिलाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर निकल जाता है और कह रहा है कि PQ की लंबाई बताइए, पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है रूट का 119 सेंटीमीटर। बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। आ सकता है 1 नंबर, आधा नंबर में, देखिएगा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल बनाना है। हम एक सर्कल बनाते हैं
माना कि इसकी जो सेंटर से त्रिज्या है वो आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऐसा मान लें ये आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, अब आप बताओ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के बिंदु P पर, मान लो कोई बिंदु P है, ये है, इसको मान लो P है, P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब एक ऐसे रेखा है, यहाँ पे Q है, तो PQ जो है स्पर्श रेखा है, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यहाँ से ऐसे बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है, इसको हम O मान लें, OQ की लंबाई कितनी हो जाती है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है PQ की बताइए, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ पे तो 90 बनेगा। अभी तो हमने आपको सिद्ध करके बताया कि कोई स्पर्श रेखा अगर होगी तो स्पर्श रेखा और सेंटर से मिलने वाली जो रेखा होती है वो कितना बनाती है 90। तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या कहता है, रूट के अंदर कौड़वा का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर किसके, एल, एल मतलब पी क्यू, यहाँ से हो गया पी क्यू, ऐसा हो जाएगा। 12 का 144 माइनस कितना 25, ये हो जाएगा, वो भी रूट के अंदर बराबर किसके पी क्यू के। तो ये हो जाएगा 144 माइनस कितना 25, तो यहाँ से हो गया 5 गया, ये बचा 139, अरे 20 डायरेक्ट निकालो, तो ये हुआ कितना 224, 2 यहाँ से निकला तो ये हो गया 119, रूट के अंदर कितना आया 119 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया किसका, पी क्यू का। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। तो आंसर आपका जो हो गया 4th नंबर, इसका आंसर सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से है। एक क्वेश्चन और है, जरा देख लीजिए। इसमें कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक हो। तो चलो ठीक है, इसमें एक छेदक और एक स्पर्श की बात कर रहा है, तो ऐसा सर्कल खींचिए, एक स्पर्श लगाइए, स्पर्श रेखा के समांतर कोई एक रेखा लगाइए जो छेदक रेखा कहलाएगी, एक ऐसी रेखा लगाए जो छेदक ना हो। इस बात को बताया गया है। 10.1 के ये दोनों क्वेश्चन हैं, आप इसको कर लीजिएगा। 10.1 की हमने सारी बातों को डिस्कस कर रखा है, क्योंकि एक थ्योरम है, एक आध दो क्वेश्चन है जो एक आध दो नंबर के आ सकते हैं। अब जो आपको बताना है वो 10.2 बताना है, उसकी एक थ्योरम है, उसके बाद कुछ प्रूव्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कोशिश करेंगे कि 10.2 की बातों को समाप्त किया जाए। ठीक है, आप इतने कोशिश करिए और जो थ्योरम हमने बताया उस थ्योरम को पक्का आप लगाइएगा, क्योंकि वो थ्योरम के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो थ्योरम भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, आप इसको कोशिश करिए और इसको प्रैक्टिस करिए और रटिए।